नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन जानना ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि इस पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक चीजें, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आमतौर पर आप जानते हैं। कैसे सवाल बनता है उन्हीं चीजों पर एक बार फोकस करते हैं। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग जो एक्सक्लूसिवली एडवाइस की जाती है भारत में, वो कितने दिनों के लिए? कम से कम 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि माँ का जो शरीर से जो मिलने वाला मिल्क होता है वो बेबी के लिए काफी डाइजेस्टिबल होता है। इसके अलावा जो गट की म्यूकोसा होती है वो बाहरी किसी चीज को उतने स्ट्रांगली एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नेचर ने इस तरीके की टेक्निक बनाई है कि माँ का मिल्क एक परफेक्ट मिल्क होता है इनिशियल 6 मंथ के लिए। इसलिए एडवाइस की जाती है कि पानी भी नहीं, जो भी न्यूट्रिशनल और फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है वो माँ के ब्रेस्ट मिल्क में मिल जाता है। इसलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम 6 मंथ तक एडवाइस करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग डिलीवरी के कितने घंटे के बाद आप शुरू करवा सकते हो? एक डॉक्टर के तौर पर आपको पता होना चाहिए, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम करा दें। तो इसमें ये ऑप्शन 2 हमारे पास आया और इसी को हम सही मानेंगे। द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आर नोन टू बी एसोसिएटेड विद, आप जानते हैं सिक्रीशन में जो भी सिक्रेटरी इस तरीके की चीजें होती है उसमें IgE एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और उसके बारे में हम यहाँ पर सोच सकते हैं। The important fatty acid present in the breast milk which is important for growth is, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा डोकोसा हेक्साइनोइक एसिड। क्या होता है? वो इम्पोर्टेंट फैटी एसिड होता है जो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट जो फैटी एसिड ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है वो कौन सा होगा? डोकोसा हेक्साइनोइक एसिड। ये हमारा ऑप्शन होगा और ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया गया है। और एक लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है और इसे इन्फेंट के न्यूट्रिशन के लिए बेहद जरूरी समझा जाता है कि ये उसके ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी होता है। चलते हैं अगले सवाल के लिए। ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट, तो ब्रेस्ट मिल्क सभी चीजों में रिच होता है एक्सेप्ट लैक्टोज, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अभी हमने नाम लिया ही था, सोडियम और लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो आप समझ लें सोडियम नेचर ने जानबूझ करके माँ के ब्रेस्ट मिल्क में सोडियम की कमी रखी है। नेचर ने इसे इसलिए कम रखा है ताकि रीनल सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव ना पड़े, इसको कंपनसेट करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेबी का न सिर्फ गट बल्कि उसका रीनल सिस्टम भी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है और एक बहुत ही अर्ली स्टेज के रीनल सिस्टम पर हम इतना स्ट्रेस नहीं डालना चाहते, इसीलिए सोडियम की मात्रा ब्रेस्ट मिल्क में कम होती है। सवाल पूछा गया है, सोडियम की मात्रा कम होती है, इसमें लैक्टोज तो होता ही है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, लैक्ट एल्ब्यूमिन होता ही है। और इस तरीके से समझ में आना चाहिए कि जो ब्रेस्ट मिल्क है नेचर ने रीनल सिस्टम की जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है जिसमें सोडियम को एक कांस्टेंट रेगुलेटरी अमाउंट में ही रखा जाता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए नेचर ने माँ के ब्रेस्ट मिल्क में सोडियम की मात्रा कम रखी हुई है। विच इज डिफिशिएंट इन एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बेबी, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर विटामिन बी की बहुत ही ज्यादा कमी होती है। हालांकि देखा जाए तो इसमें प्रोटीन की, विटामिन ए की ये जो पूर्ति होती है वो तो मिल जाती है, विटामिन सी की भी डिफिशियंसी नहीं बल्कि लो अमाउंट होती है, इस तरीके की बात आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप डेफिशिएंट की बात करेंगे तो उस समय विटामिन बी को हम ऑप्शन के तौर पर लेंगे। विटामिन सी माँ के ब्रेस्ट मिल्क में कम होता है लेकिन मिलता है, विटामिन बी की कमी ज्यादा वहां पर होती है। एक्सक्लूसिव मिल्क इंजेक्शन कैन मैनिफेस्ट एज, तो ये यहाँ पर सवाल ये है कि अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर ही कोई बेबी है तो क्या हो सकता है? एक्शन में देखा जाए तो विटामिन बी के बारे में भी हम कह रहे थे, तो उसका मतलब विटामिन बी से संबंधित बेरीबेनी हो सकता है, विटामिन सी से संबंधित स्कर्वी हो सकता है, वो चीजें तो संभव है। लेकिन ज्यादा तौर पर जो सबसे पहले इसका मैनिफेस्टेशन मिलता है वो फ्राइनोडर्मा का मिलता है। फ्राइनोडर्मा का मतलब ये टोड लाइक स्किन जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। मिल्क इज डिफिशिएंट इन, मिल्क में किस चीज की डिफिशियंसी होती है? तो देखा जाए तो मिल्क में आयरन और विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है। हालांकि
ये प्रेजेंट होता है, मैंने आपसे कहा था प्रेजेंट होता है। ये सवाल जितने भी हैं सब एक दूसरे ऑप्शंस के आधार पर अगर आप देखेंगे तो मुश्किल होगा करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर विटामिन बी और विटामिन सी को लिया है तो विटामिन बी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है विटामिन आयरन की तो कमी होती ही है और विटामिन सी की कमी भी यहाँ पर होती है, तो ये चीज आप लेंगे। और आपको पता होना चाहिए ब्रेस्ट मिल्क में वास्तव में आयरन का कंटेंट कम होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कुछ मात्रा में विटामिन सी होती है, इसीलिए मैंने कहा विटामिन बी और सी रखें तो विटामिन बी को आप टिक करेंगे, मेरी बात समझ। और अगर ओवरऑल कहा जाए तो डिफिशियंसी तो होती है आयरन की, तो स्पष्ट तौर पर होती है, विटामिन सी की भी होती है। Which of the following will occur in an exclusively breastfed baby? तो इसमें जॉन्डिस होने का रिस्क काफी ज्यादा होता है। जॉन्डिस क्यों, इस बारे में हम पहले चर्चा कर चुके, जब हम लीवर के टॉपिक में चलेंगे तो उस समय बात एक बार और करी हुई है। Exclusive breastfeeding may be associated with all of the following except। Exclusive breastfeeding ये इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ है एक्सेप्ट हेमोलिसिस ड्यू टू विटामिन के डिफिशियंसी, evening colic, golden color stool, prolongation of physiological jaundice। तो इसमें ये बात पता होनी चाहिए शाम में पेट में मरोड़ हो, ये बात बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन विटामिन के की कमी होने की वजह से हेमोलिसिस या आप यूं कह सकते हैं कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होने का रिस्क होता है, ये बात ठीक है। और यही पर मैं कहा गोल्डन कलर का स्टूल तो ये तो होगा ही, और प्रोलॉन्गेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ये सही बात है। ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन किस मामले में होता है? हेपेटाइटिस ए का मामला हो, हेपेटाइटिस बी का, CMV का, या एक्टिव अनट्रीटेड ट्यूबरकुलोसिस का मामला हो। तो यहाँ पर इन सभी में दिया जाता है एक्टिव अनट्रीटेड। अगर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उस समय देते समय थोड़ी सी सावधानी रखी जाती है। हालांकि ये भी अब कंट्रोवर्शियल हो चुका, कारण ये है कि बेबी भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में हमें थोड़ा सा ध्यान और प्रिकॉशंस लेते हुए गाइडलाइंस पे परिवर्तन किए गए हैं। अब ये उस तरीके से कॉन्ट्रा इंडिकेशन जैसी बातों में नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन HIV पॉजिटिव मदर, ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री 2 ईयर बैक, रिसेंट नहीं है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर, लो बर्थ वेट इन्फेंट। तो आपको पता होना चाहिए हाँ HIV पॉजिटिव मदर के मामलों में इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा गया है, लेकिन इसमें भी अब कुछ नए गाइडलाइंस हैं जो कहते हैं कि HIV पॉजिटिव मदर ले सकते हैं अगर वो प्रॉपर मेडिकेशन ले रही हैं। HIV पॉजिटिव मदर, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि HIV का ट्रांसमिशन एक्चुअली माँ से बच्चे में होने का रिस्क होता है ब्रेस्ट मिल्क से, इसी वजह से हम यहाँ पर इसको ध्यान रखते हैं। और रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इसीलिए हम यहाँ पर इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन मान रहे हैं। लेकिन अगर माँ मेडिसिन ले रही हैं और उसके साथ अगर बात लिखी जाए तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ट्रू अबाउट काउज मिल्क आर ऑल एक्सेप्ट काउज मिल्क कंटेन 80% वी प्रोटीन नॉट KC। ओके, काउ मिल्क हैज लेस कार्बोहाइड्रेट देन मदर्स मिल्क। यहाँ पर कौन सी बात सही है? इसमें पोटेशियम आयन ज्यादा होता है, सोडियम आयन ज्यादा होता है देन इन्फेंट फार्मूला मिल्क। ये बात भी ठीक बात है कि काउ मिल्क में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, हैज मोर प्रोटीन देन ब्रेस्ट मिल्क। ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पर जो गड़बड़ है वो ये है कि काउ के मिल्क में 80% वे प्रोटीन होता है और नॉट कैसीन, तो ये गलत बात। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि काउ के मिल्क में कम कार्बोहाइड्रेट होता है इन कंपैरिजन टू माँ के दूध में मिठास होती है, ऐसे आप याद रखेंगे। तो काऊ के मिल्क में लेस कार्बोहाइड्रेट है, ठीक बात है, माँ के दूध में मिठास होती है। और इसमें काऊ मिल्क में ज्यादा पोटेशियम आयन, ज्यादा सोडियम आयन होता है, इसीलिए कहा जाता है काऊ मिल्क देना नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के जो इम्बैलेंसेस होते हैं उसको कंपेंसेट करने में बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, और ये रीनल जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरी स्थिति में बेबी की कंडीशन को करता है। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि काऊ की मिल्क में ज्यादा प्रोटीन भी होता है देन ब्रेस्ट मिल्क, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए काऊ की मिल्क में 80% वी प्रोटीन होता है, नॉट कैसीन। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर 80% कैसीन प्रोटीन होता है और बाकी रिमेनिंग में आपके पास वी प्रोटीन आते हैं। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से उल्टा दे दिया था, इस वजह से इसे आपको गलत साबित करना था। यहाँ पर देखना होगा
कि जो काऊ मिल्क होती है उसके पास पोटेशियम आयन, सोडियम आयन की मात्रा ज्यादा होती है। याद रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस ये बड़ी मुश्किल होते हैं और इसके कारण अननेसेसरी इन्फेंट के डेवलपिंग किडनी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस का अननेसेसरी इफेक्ट्स पड़ता है। यहाँ पर रीनल सॉल्यूट लोड भी बढ़ता है। कारण यही कि प्रोटीन ज्यादा है, दूसरे कंटेंट मिनरल कंटेंट्स भी ज्यादा है, वो रीनल सॉल्यूट पर लोड बढ़ा देते हैं। इसलिए फार्मूला मिल्क या माँ का मिल्क, इसका जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू काऊ मिल्क। पोटेंशियल फॉर हाइपरटेंशन, आपको पता है सोडियम आयन ज्यादा है तो बच्चे में अर्ली एज हाइपरटेंशन होने का रिस्क होता है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, तो इसमें क्या होता है, आप देखेंगे जो भी मिनरल कंपोजिशन होते हैं वो काऊ मिल्क में अपने बच्चे के हिसाब से होते हैं, इंसानों के बच्चों के हिसाब से नहीं होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रेस भी पड़ता है। उसके पीछे वजह यह है कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो मदर के मिल्क के ऐसे होते हैं जो उसे डाइजेशन में ज्यादा सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर वो चीज अवेलेबल नहीं होती है। इसी वजह से काऊ मिल्क को आमतौर पर मना किया जाता है, मना क्या पूरी तरीके से मना किया जाता है। परसेंटेज ऑफ लैक्टोज इन ह्यूमन मिल्क, तो वो होता है 7.2 ग्राम, ये 7.2 ग्राम % इन आदत में होगा। कंपेयर टू काऊ मिल्क, मदर्स मिल्क हैज मोर, क्या रखता है माँ किया, ये लैक्टोज की बढ़ी हुई मात्रा रखता है। बाकी काऊ मिल्क में ही विटामिन डी ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होते हैं, फैट भी ज्यादा होता है। हाइन मिल्क, जब माँ दूध पिलाती है तो जो शुरुआती मिल्क होते हैं उनके अपनी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। जो हाइन मिल्क बाद में जो मिल्क निकलते हैं उसमें क्या होता है, उसमें फैट का कंटेंट ज्यादा होता है। ये चीज याद रखना होगा। आप समझ भी सकते हैं कि जब बेबी सक कर रहा होता तो स्वीट वाली चीजें ये पहले निकल जाती हैं, लास्ट में जो बचता है वो थोड़ा फैटी सा होता है। इस तरीके से हाइन मिल्क में जो रिच कंस्टिट्यूएंट्स का होता है वो फैट का होता है। ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर अप टू, ये माना जाता है कि रेफ्रिजरेटर में आप 24 घंटे तक रख सकते हैं, हालांकि उससे ज्यादा समय के लिए भी रखा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि माँ की तबीयत खराब है, समझे, तो हम एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क किसी और लेडी से हम रिक्वेस्ट करते हैं और उनके दूध को बेबी को पिलाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे मामले में कल्पना करें माँ की तबीयत खराब है, वो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते, तो उनका दूध हमने एक्सप्रेस किया या किसी और दूसरी लेडी से लेकर के आए, रूम टेम्परेचर पर रख दिया। तो रूम टेम्परेचर पर अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो कितने समय के लिए से यूज कर सकते हैं, आप मैक्सिमम 8 आवर्स से पहले यूज कर लीजिएगा। याद है, तो इस पर आधारित सवाल पूछे गए हैं कि अगर माँ बीमार है और माँ के दूध को हमने रख दिया है रेफ्रिजरेटर में तो कितने समय तक वो सुरक्षित रह सकता है। जैसे माँ की तबीयत खराब है, वो बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, तो किसी दूसरे लेडी से हमने इसको मांगा उधार, तो वो कितने समय तक हम फ्रिज में रख सकते हैं या रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर हम 8 घंटे तक इसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरीके से इस सवाल का जवाब हम लोगों ने पा लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की रेडियोलॉजी और उस पर आधारित कैसे सवाल पूछे जाते हैं।